हाय दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का जो अपना पॉलिटिकल का सीरीज़ चल रहा है, ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल का जो सीरीज़ चल रहा है उसका तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं। आई होप आप वो दूसरा 2 वीडियो भी देख चुके होंगे। ये तीसरा है दोस्तों, और ऐसे ही करके दोस्तों हम वीडियो लाते रहेंगे। तो आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी बताना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि भारत के 28 राज्य, ठीक है दोस्तों, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें 28 राज्य में देखिए दोस्तों, ये छोटा ही इसलिए रहने दिए हैं ताकि आपको पूरा चीज़ एक ही फॉर्मेट में दिखाई दे, ठीक है दोस्तों। ये जिलों की संख्या है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सब एग्जिट रहेगा, 10 के 10 रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 1 नंबर में कहा गया यहाँ पे राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। भाषा क्या बोला जाता है? हिंदी। वो जिस समय उस समय 33 था पहले जिलों की संख्या, लेकिन अब 53 हो गया है दोस्तों, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239, ठीक है दोस्तों। और भारत के कुल क्षेत्रफल में इसका परसेंट कितना है? 10.41, ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। भाषा क्या वहाँ बोला जाता है? हिंदी। और वहाँ जिलों की संख्या पहले कितनी थी? 52। जो दोस्तों ये जिलों की संख्या ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्षेत्रफल कितना था? तो 3,08,245। भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.37, ठीक है। तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। और भाषा क्या है? मराठी। जिलों की संख्या पहले कितनी थी? 36, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना है महाराष्ट्र का? 3,07,713। भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.36, याद रखिए दोस्तों, 9.36, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, 4 नंबर में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। यहाँ भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू, याद रखिए दोस्तों। जिलों की संख्या 75, ठीक है दोस्तों। और क्षेत्रफल कितना है? 2,43,286, ठीक है दोस्तों। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का है 7.18, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। भाषा क्या है? गुजराती। जिलों की संख्या कितनी है? 33। और क्षेत्रफल कितना है? 1,96,024, ठीक है दोस्तों। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का है 5.96, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 6 नंबर में है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। यहाँ भाषा क्या बोला जाता है? मुख्य भाषा क्या है? कन्नड़। जिलों की संख्या 31। क्षेत्रफल कितना है? 1,91,791। भारत के कुल क्षेत्रफल में इसका योगदान है, इसका है, ठीक है दोस्तों। और परसेंट में यदि देखिए तो 5.83 है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 7 नंबर में आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। भाषा क्या है? मुख्य भाषा क्या है? तेलुगु, राजकीय भाषा, ठीक है दोस्तों। ये जो है यहाँ पे ये राजकीय भाषा है, ये राजधानी है, ये राज्य है, याद रखिए। ये क्षेत्रफल है दोस्तों, ये जिलों की संख्या है, ये क्षेत्रफल है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल में ये क्षेत्रफल है, और इस क्षेत्रफल का भारत के कुल क्षेत्रफल में परसेंट है। तो आई होप आप समझ गए। जिलों की संख्या है 13, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्षेत्रफल कितना है? 1,60,205, ठीक है दोस्तों। जो भारत के कुल क्षेत्रफल में इसका परसेंट है 4.8,
87। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। यहाँ भाषा क्या है? उड़िया। ठीक है। और जिलों की संख्या है 30, एटलीस्ट 30। ठीक है दोस्तों। और क्षेत्रफल कितना है? 1,55,707। ठीक है दोस्तों। जो भारत के कुल क्षेत्रफल है इसका परसेंट है 4.73। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। ठीक है। भाषा क्या है? हिंदी। जिलों की संख्या थी पहले 32 दोस्तों। उसके बाद क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191। ठीक है। जब भारत के कुल क्षेत्रफल का है 4.11। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 नंबर में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। भाषा क्या है? तमिल। जिलों की संख्या 37। क्षेत्रफल कितना है? 1,30,058। क्षेत्रफल कितना है कुल क्षेत्रफल का? परसेंट में 3.95। उसके बाद है बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। भाषा क्या है? हिंदी। जिलों की संख्या क्या है? जिलों की संख्या क्या है? 38। क्षेत्रफल कितना है? 94,163। परसेंट भारत के कुल क्षेत्रफल में 2.86। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे याद रखिएगा बिहार की राजकीय भाषा जो है हिंदी और उर्दू है। ठीक है। यहाँ पे हिंदी और उर्दू है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। भाषा क्या है? बांग्ला। जिलों की संख्या 23। क्षेत्रफल 88,752। ठीक है दोस्तों। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.69। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। भाषा क्या है? अंग्रेजी। जिलों की संख्या 25। क्षेत्रफल 83,743। क्षेत्रफल परसेंट में 2.54। ठीक है। उसके बाद झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। भाषा हिंदी। जिलों की संख्या 24। क्षेत्रफल 79,714। परसेंट में 2.42। असम। असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। और दिसपुर भाषा क्या है? असमिया। जिलों की संख्या 34। क्षेत्रफल 78,438। परसेंट में 2.38। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला और धर्मशाला दोनों हैं दोस्तों। भाषा हिंदी। जिलों की संख्या 12। क्षेत्रफल 55,673। परसेंट में 1.69। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। भाषा हिंदी और संस्कृत। ठीक है दोस्तों। जिलों की संख्या है 13। ठीक है। क्षेत्रफल है 55,483। कुल क्षेत्रफल में परसेंट है 1.62। 1.62 है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ भाषा क्या है? पंजाबी। जिलों की संख्या 23। क्षेत्रफल 50,362। जब कुल क्षेत्रफल में 1.53 है। उसके बाद देखिए दोस्तों चंडीगढ़। हरियाणा है दोस्तों। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। भाषा हिंदी। ठीक है। और जिलों की संख्या है दोस्तों 22। ठीक है। क्षेत्रफल 44,212। ठीक है दोस्तों। और परसेंट है कुल क्षेत्रफल में 1.34 यानी 1.34। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। भाषा मलयालम। ठीक है। और जिलों की संख्या 14। क्षेत्रफल
38,863। क्षेत्रफल परसेंट में 1.81 यानी 1.18 है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। भाषा 11, जिलों की संख्या 11, क्षेत्रफल 22,429, परसेंट में 0.68 है, 0.68। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ पे भाषा है मणिपुरी। जिलों की संख्या है 16 यानी 16। ठीक है। क्षेत्रफल है 22,337, परसेंट में 0.67, 0.67। ठीक है। उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। भाषा है मिजो। जिलों की संख्या 11, 11, पर क्षेत्रफल 21,081, परसेंट में 0.64। ठीक है। उसके बाद है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। भाषा है अंग्रेजी। जिलों की संख्या है 11, क्षेत्रफल 16,579। ठीक है दोस्तों। परसेंट में 0.50। ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगरतला। भाषा है बंगला। जिलों की संख्या है 8। ठीक है। तो क्षेत्रफल 10,491, परसेंट में 0.31। उसके बाद है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। भाषा है नेपाली। ठीक है। जिलों की संख्या है 4। क्षेत्रफल है 7,096 है दोस्तों। परसेंट में 0.21 है। ठीक है। उसके बाद है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। भाषा है कोंकणी। जिलों की संख्या 2, क्षेत्रफल है 3702। ठीक है। जिलों की संख्या 0.11। उसके बाद है तेलंगाना। राजधानी हैदराबाद। भाषा तेलुगु और उर्दू। जिलों की संख्या 33। उसके बाद है क्षेत्रफल 1,12,077। ठीक है दोस्तों। परसेंट में 3.40 है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद है, ये ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो है दोस्तों, ये वो राज्य था, लेकिन ये जो है दोस्तों, ये वाला जो अभी दिखा रहा है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ लिखा है, राजधानी है, जिलों की संख्या है और क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है फर्स्ट नंबर अंडमान निकोबार। ठीक है। अंडमान निकोबार। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। जिलों की संख्या 3 है और क्षेत्रफल है इसका 8249। ठीक है। उसके बाद है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी भी है चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों। और जिलों की संख्या है यहाँ पे चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। जिलों की संख्या 1 और क्षेत्रफल है 114। उसके बाद दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव। इसकी राजधानी है दमन। जिलों की संख्या है 3 है दोस्तों। उसके बाद है इसका क्षेत्रफल है 603। ठीक है। उसके बाद है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है। जिलों की संख्या 11, क्षेत्रफल 1483। उसके बाद है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। जिलों की संख्या 1 है दोस्तों और क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो उसके बाद है पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी। जिलों की संख्या 4। उसके बाद है क्षेत्रफल है 402 वर्ग किलोमीटर, 492 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू दोनों। ठीक है दोस्तों। जिलों की संख्या 22। क्षेत्रफल है 55,538। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह। जिलों की संख्या है 2 और क्षेत्रफल है 1,74,852। ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, देखो कुछ लिखा गया, भारत का सबसे
बड़ा जिला कच्छ गुजरात, ठीक है, जो 45,652 वर्ग किलोमीटर, तथा सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं दोस्तों ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है बिना स्किप के पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि समझ में आए और इस वीडियो बनाने का पर्पस कुछ पता चले। देखिए तो यहाँ कहा गया भारतीय संविधान के भाग, ठीक है, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों भारतीय संविधान का भाग, तो यहाँ शुरुआत में लिखा गया भारतीय नागरिकता। यहाँ पर देखिए तो भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार, तो कैसे कैसे नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। एक तो हो गया जन्म से, दूसरा गया वंशाधिकार द्वारा, तीसरा गया पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीयकरण द्वारा, और 5वां हो गया भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछता है क्वेश्चन। अब बिना स्किप के पूरा देखिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप के सिद्धांत को अपनाया है। ठीक है, उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो कहाँ के, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए भारतीय नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। तो किस आधार पर समाप्त हो सकती है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला है, उसके बाद परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों यहाँ पे है प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है। तो प्रति 2 वर्षों पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, आइए नेक्स्ट है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों नागरिकता संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, नागरिकता संबंधित प्रमुख अनुच्छेद दोस्तों, जो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, भारतीय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों, याद रखिएगा 5 से 11 है, ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है, याद रखिएगा, ये पूछता भी है। तो 5 अनुच्छेद 5 क्या करता है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। ठीक है, 6 क्या कहता है, नागरिकता भारत से, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। ठीक है, 7 क्या कहता है, पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। ठीक है, 8 क्या कहता है, भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 9 क्या कहता है, 9 क्या कहता है दोस्तों, याद रखिएगा 9 क्या कह रहा है, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी नागरिकता, उसके भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। ठीक है, 10 क्या कहता है, नागरिकता संबंधी कानून की निरंतरता। 11 क्या कहता है, 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। ठीक है,
उसके बाद है नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप से। उसके बाद है किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है कृषि भूमि, ठीक है। इसको छोटा कर देते हैं दोस्तों ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और एक ही को वीडियो में सारा आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको छोटा कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटा हो गया और ये पूरा एक ही वीडियो में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है NRI PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना, ठीक है। ये है प्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय NRI, ये भारतीय मूल के व्यक्ति PIO और विदेशी भारतीय नागरिक OCI, ठीक है। परिभाषा इसका क्या? भारतीय नागरिक हो जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, ठीक। भारतीय नागरिक हो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक, ठीक है दोस्तों। इसकी परिभाषा क्या है? स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा और वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की है जिसका पासपोर्ट धारक है, ठीक है। इसकी परिभाषा, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, ठीक है। नागरिकता की अर्हता क्या कर रहा है दोस्तों? यहाँ पे अर्हता क्या कर रहा है? यह भारतीय नागरिक है, ठीक है। ये इसमें कहा भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था, उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना, ठीक है। प्राप्त होने वाले लाभ, सभी लाभ जो साधारणतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, कोई विशेष लाभ नहीं। जो PIO है ये इसके लिए लिखा गया। उसके बाद ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक FRRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए, ठीक है। वीजा नहीं, हाँ, और जीवन भर बिना वीजा आ जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मताधिकार दे दिया गया है अप्रवासी NRI को और ये भारतीय मूल के व्यक्ति को नहीं अभी मिला है और विदेशी भारतीय नागरिक को भी नहीं मिला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा गया है LM सिंघवी समिति। देखिए दोस्तों यहाँ पे LM सिंघवी समिति की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। देखिए दोस्तों ये जो सेशन चल रहा है इसमें एक वर्ड इम्पोर्टेंट है और वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा ताकि समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं करने मूल अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट्स, याद रखिएगा। देखिए तो इसमें कहा गया है दोस्तों मूल अधिकार में कि भारतीय नागरिक, देखिए दोस्तों थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे है भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं? तो भाग 3
अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, तो किसे, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को। ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में है, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने का, मौलिक अधिकारों के। ठीक है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है, तो किन अनुच्छेदों में है दोस्तों, तो देखिएगा तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रख कर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 14 तथा 16, ये दोनों को मिला करके। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है, तो कौन सा, अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2), याद रखिए दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे संवैधानिक उपबंध, इसको छोटा कर देते हैं ताकि सारा एक ही गो में आ जाए। ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे है संवैधानिक उपबंध लिखा गया, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। यह भारतीयों और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। ठीक है। उसके बाद भारतीय नागरिक प्राप्त मूल अधिकार एक बार देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर इसको देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। ठीक है। तो यहाँ पे इसको बड़ा कर दिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16 में। उसके बाद देखिए वाक एवं अभिव्यक्ति की शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आवाज संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 19 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 19 में, एडमिस 29, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आइए विदेशी और भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार कौन सा है। 1 नंबर में विधि के समझ समानता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14।
2 नंबर में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। जीवन का अधिकार 21 है दोस्तों, यहाँ 21A है। ठीक है, याद रखिए, कन्फ्यूजन मत होइएगा। उसके बाद 5 नंबर में कहा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 यानी 22। उसके बाद 6 नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है। 7 नंबर धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। ये सारे हैं, इससे रिलेटेड है। जो लिखा भी जाता है धर्म से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है, तो 25 से 28। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध 23 से 24 ऐसे करके पूछा जाएगा। ठीक है, और आप देखते रहिएगा सेशन, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया। अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। ठीक है दोस्तों, संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। संविधान में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो उपाधियों के अंत से। ठीक है, इसमें एक एक वर्ड जो बोला जा रहा है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, तो मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 19 में। उसके संविधान, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, तो अनुच्छेद 19A में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कुछ, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय संविधान में आर्थिक समानता इकोनॉमिक इक्वलिटी यानी समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आर्थिक समानता के बारे में लिखा गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है कि यहाँ पे है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद यहाँ पे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है, तो देखिए इसको बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है, 19A वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद, अनुच्छेद 19(1)A। ठीक है, दूसरा यहाँ देखिए दोस्तों, दूसरा शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)B। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट तीसरा, यहाँ देखिए दोस्तों, तीसरा संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)C। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)D। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)E। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे है कोई भी वृत्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)G। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्वतंत्रता जो है 6 प्रकार की दिया जाता है। ठीक है, 6 प्रकार के नहीं 7 प्रकार के दोस्तों
ऐसे तो 7 प्रकार के था दोस्तों, लेकिन एक ख़त्म हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे F नहीं है। यहाँ जो है F होना चाहिए था, जो F नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो कौन है? अनुच्छेद 20C में, अनुच्छेद 20C में। उसके बाद संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कहा गया है, यहाँ पे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21A। उसके बाद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो कौन सा? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है, यहाँ देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म के सम्मिलित है। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कस्टोडियन कौन है? न्यायपालिका, जुडिशियरी। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे है, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया 1 नंबर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम का अधिकार के लिए कौन सी याचिका रिट दायर की जा सकती है? तो कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबस कार्पस। दूसरा देखिए दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल बाद 1973। याद रखिए दोस्तों 1973। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संशोधन 1978 द्वारा। उसके बाद वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। ठीक है। उसके बाद है, पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अभी वैधानिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। उसके बाद देखिए सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। ठीक है। उसके बाद है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? कौन से? अनुच्छेद 15(6),
अनुच्छेद 16(6) याद रखिए दोस्तों, EWS से रिलेटेड है जो 15(6) और 16(6), ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 वर्ष की आयु, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, याद रखिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे है लिखा गया है कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, याद रखिएगा। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में। उसके बाद देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर है समता का अधिकार। यहाँ पे देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, ठीक है दोस्तों। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। ये किस में है? अनुच्छेद 26 में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद रखिएगा। इसमें क्या कहा गया? फर्स्ट नंबर में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो क्या सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। उसका नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो किस में किया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, भाग 4 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। उसका समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग नहीं है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो किसमें? अनुच्छेद 43 क में। नेक्स्ट है भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो कहाँ? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक है। नेक्स्ट इस पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। नेक्स्ट में कहा गया दोस्तों यहाँ पे कहा गया दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है अनुच्छेद 51। ठीक है, यहाँ पे कहा गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन है किसका है? तो के.टी. शाह का है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको छोटा कर दे ताकि आपको पूरा चीज़ एक ही वे में आ जाए। ठीक है, इसको पूरा चीज़ एक ही वे में आ जाना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इसको लाने के लिए इसको छोटा कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक है, और इसको एक एक करके सारा अनुच्छेद देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद नंबर 1 क्या कह रहा है तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 क्या कह रहा है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 क्या कह रहा है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 38 क्या करता है? 38(2) क्या कर रहा है? आय की असमानता को कम करने का प्रयास करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 39 को पुरुष व स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 ख क्या कहता है? समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 घ पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 39 अंग क्या कहता है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 क्या कर रहा है? अनुच्छेद 43 क्या कर? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है अनुच्छेद 43 क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 ख क्या कहता है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 44 का रहा है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? SC/ST दुर्लभ वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। उसके बाद है अनुच्छेद 48 का कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। 48 का रहा है गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 क क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 क्या कहता है?
राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक व ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों का या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निदेशक तत्व को नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मौलिक कर्तव्य आ गया यहाँ पे। और दोस्तों सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा ताकि समझने में दिक्कत न हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कहा गया किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। किसमें है? पूर्व सोवियत संघ USSR। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? भाग 4A में। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, ठीक है ना, 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में गठित। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 86 में। याद रखिए दोस्तों, ये भी पूछ देता है मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य। यहाँ देखिए मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी। उसके बाद देखिए दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है। उसके बाद राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अंग है। याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 को 5 में। ठीक है, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नागरिकों का मूल कर्तव्य यहाँ लिखा गया है। और टोटल मूल कर्तव्य कितना है दोस्तों? 11 है, 11 है मौलिक कर्तव्य। तो इस सारे को एक एक करके देख लेते हैं। 1 नंबर में क्या कर रहा है? संविधान का पालन करें और उसके उच्च आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है। 2 नंबर में कहा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। याद रखिएगा दोस्तों। 3 नंबर में कह रहा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है। 4 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों, 4 नंबर में देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5 नंबर में कहा भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की
भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 6 नंबर क्या कहता है, हमारी सामाजिक संस्कृति कॉम्पोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। 7 नंबर में प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8 नंबर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। याद रखें दोस्तों, सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। 9 नंबर का सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 नंबर में कहा गया 10 नंबर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न उपलब्धि की नई ऊंचाइयों प्राप्त करें। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है 11 नंबर कह रहा है 11 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक को जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। उसके बाद है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भागवती 1985 से 86 को जनहित याचिका, याद रखिएगा दोस्तों, जनहित याचिका का जन्म फादर ऑफ PIL कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आज का सेशन इसी के साथ समाप्त हुआ। आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों को भी बताइए इस वीडियो के बारे में और इस चैनल के बारे में। ठीक है दोस्तों, आई होप आप वीडियो को पूरा देखे होंगे और आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।